So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 13th of class 12 physics, that is nuclei. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा चैप्टर आ जाता है और इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले, साथ साथ हम चेकआउट करेंगे इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनको हम ट्राई भी करेंगे। बाकी चैप्टर बड़ा सिंपल है, एक सिंगल वीडियो में बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाओगे। बाकी जो आपके जो नोट्स हैं और भी जो वीडियोज हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां पर वीडियो देखने के बाद वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। अब देखो चैप्टर आता है हमारा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा एटम होता है, एटम में हमारे मेनली दो टाइप के चार्जेस थे, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज था वो तो हमारा जो शेल होते हैं उसमें रिवॉल्व करता था, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा मतलब कि डेंस में जो हमारा एटम है उसके बिल्कुल बीच में हमारा एक जगह पर होता था। उसी चीज को हम बोलते हैं अपना न्यूक्लियाई या फिर बोलते हैं न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट, पहली पॉइंट जो पहला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। मींस न्यूक्लियस में हमारा है क्या क्या। तो न्यूक्लियस में हमारी मेनली दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। मींस एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि हमारा न्यूट्रल होता है, मींस इसका हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखो यहाँ पर आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, मेन चीज आपको याद रखनी है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनका जो मास है और जो उनका चार्ज है उनकी वैल्यूज आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। एक बार के लिए आप अपने दोस्त का बर्थडे भूल सकते हो, लेकिन ये जो इनकी वैल्यूज हैं ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन के मास की। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है हमारा प्रोटॉन का मास। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो बिल्कुल सेम हमारा प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। बस आपको एक याद करना है, दूसरा आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साथ साथ हम देख लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉन का भी मास, काम की चीज है ये भी। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1.6 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। देखो पहली वैल्यू तो सेम है, इसमें तो कुछ अलग याद नहीं करना, 27 का -31 हमारा हो जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा तीनों चीजों का मास। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। देखो चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम हमारा इसका चार्ज आता है। बाकी हम सिंपल वर्ड में +1 भी लेके चल सकते हैं। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो हमारा होता है 0, मींस न्यूट्रॉन का कोई भी हमारा चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की तो हो चुकी है, अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज में हमारा सेम यही होता है, बस इसमें हमारा क्या नेगेटिव लग जाता है, मींस इतने ही कूलम क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो तीनों की जो वैल्यूज है मास की और चार्ज की, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखो ये आ गया हमारा मतलब कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। देखो कोई भी हमारा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स एलिमेंट है, कोई भी हमारा पीरियोडिक टेबल में से एक एलिमेंट उठाया जिसको हम मान लेते हैं एक्स। उसकी दो मेन चीज होती है, एक तो उसका एटॉमिक नंबर, एक उसका हमारा एटॉमिक मास। मींस आप जहां पर रहते हो आपके घर में दो मेन चीज है, एक तो आप वहां मतलब कहां पर रह रहे हो और आपका एक कैसा घर है। मींस आपकी मतलब एक तरह से वैल्यू उससे ही पता चलेगी आप किस एरिया में रह रहे हो और आपका घर मतलब कि किस टाइप का है। तो जो ये एटम का मींस कोई एलिमेंट है उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, मतलब कि वो कहां पर रहता है और कैसे, उसका एटॉमिक नंबर और उसका साथ में उसका मास नंबर। मास नंबर को डिनोट करते हैं हम अपना ए से, जिसको हम लिखते हैं जो एटम है उसके अपर साइड, मींस अपर साइड लिखते हैं, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, उसको हम लिखते हैं लोअर साइड। ये आप इधर इधर दोनों साइड लिख सकते हो जहां पर आपकी मर्जी है। जेड को भी उधर या फिर इधर कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है जेड अगर उधर लिखा हुआ है तो कोई इसमें अलग बात नहीं होगी। जेड को मतलब जो नीचे है वो ध्यान रखना, वो होगा एटॉमिक नंबर, जो ऊपर वाली साइड होगा वो होगा एटॉमिक मास। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी इधर उधर दोनों साइड हो सकता है। याद रखना ए मतलब कि हमारा एटॉमिक मास और जेड मतलब हमारा कि एटॉमिक नंबर। किसी का भी आपसे ये दे के ये पूछ सकते हैं या फिर वो पूछ सकते हैं। अब देखो जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मतलब क्या होता है, जितने भी जो एटम है, एटम के अंदर आपके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को हम बोल देंगे उसका, सॉरी यहाँ पर उसका ही एटॉमिक नंबर। मींस एटॉमिक नंबर हो गया हमारे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका नंबर, जो नंबर आए हैं वही उसका एटॉमिक नंबर। बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास का मतलब है कि जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को जो अगर हम सम कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे अपना एटॉमिक मास। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। दोनों मेन चीजें एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो आ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ हमारा न्यूक्लियस या फिर वॉल्यूम ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या फिर वॉल्यूम ऑफ एटम है वो हमारा डिपेंड करता है हमारा जो एटॉमिक मास है। अब आप देखो एटॉमिक मास बढ़ेगा मतलब कि जो प्रोटॉन है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो ज़्यादा होंगे। अगर हमारा न्यूक्लियस बड़ा होता चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एटम है या फिर बोल सकते हैं जो मेनली बात जो न्यूक्लियस है वो भी मतलब हमारा थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा। मीन्स जो न्यूक्लियस
उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो हमारा एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं स्फेरिकल शेप में होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, ये ए मतलब कि हमारा एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। ये तो हमारी कांस्टेंट चीज़ है, इसको हटा सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आर क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो कि मैं लिख सकता हूँ कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, और को मैं इसको लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मीन्स किसी भी एटम की मतलब किसी भी इसकी मेरे को रेडियस निकालनी होगी तो मैं ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, और यहाँ पर हमारी आर नोट की फिक्स वैल्यू होती है हमारी ये वाला फॉर्मूला, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मतलब कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है, कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल से बनते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये सब आ जाता है हमारा फर्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आ जाता है न्यूक्लियर मास। देखो न्यूक्लियर मास का मतलब है, न्यूक्लियर का मतलब है कि जो आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, अब इनके अंदर जो भी हमारा मास होगा, मींस प्रोटॉन का मास और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों का जो मास कंबाइंड मास होगा उसको हम बोलेंगे अपना न्यूक्लियर मास। मींस हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर मास वो किसके इक्वल होगा, हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, हम लिख सकते हैं कि जो Z है, Z मतलब कि हमारा एटॉमिक नंबर, उसका MP मतलब कि ये किसका हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस हम कर देंगे उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन। मींस हम किसका मास प्लस कर देंगे, जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास प्लस, दोनों को मास को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, जो टोटल न्यूक्लियर मास है वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो न्यूक्लियर डेंसिटी का डेंसिटी हमारी सिंपल वही है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मींस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मींस वहां पर हम अपना जो न्यूक्लियस है उसका मास रखेंगे, नीचे उसका वॉल्यूम रखेंगे, कुछ इस तरीके का उसका फॉर्मूला आएगा और उसको हम बोलेंगे अपना न्यूक्लियर डेंसिटी। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यहाँ पर कैसे है, अगर हम अपना वेट करने जाएं तो हम मतलब कि किसी मतलब कोई क्वांटिटी लेते हैं, जैसे हम अपना वेट करेंगे तो हम केजी क्वांटिटी लेंगे। अगर कोई ज़्यादा भारी चीज़ होगी मतलब ट्रक्स का करेंगे या करेंगे तो हम उसका टन या फिर क्विंटल में ऐसा लेंगे, और अगर हम कोई हल्की चीज़ लेंगे तो हम उसका ग्राम में कर लेंगे। तो ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये तो हमारे बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, तो उनको हम केजी में या फिर हम ग्राम में हम मतलब कि डील नहीं करते। यहाँ पर तो न्यूमेरिकल के लिए हम रखते हैं, बाकी जो उनका वेट जो है मेजर होता है वो हमारे एक अलग यूनिट में मेजर होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। वो कैसे आती है, देखो आपने मतलब 9th क्लास में 10th क्लास में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है, AMU, वो हमारी होती है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। मींस जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम है जो कि हमारा 12 आता है, उसका अगर 1/12 कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, हमारे पास AMU की वैल्यू आ जाती है, जो कि कैसे आएगी, जैसे 1 AMU हम लिख सकते हैं। AMU का हमारा सिंपल मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम इसको यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, सिंपल हम अपना U से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1/12 हो जाएगा, और कार्बन 12 एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 12/Na। Na यहाँ पर क्या चीज़ है, Na हमारा है वही है हमारा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी जो वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो वो सब जो वैल्यू रखेंगे हमारा 1/12, 12 से तो 12 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जब इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, हमारा ये आ जाएगा kg। तो मतलब कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 kg के इक्वल होता है। ये भी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मीन्स कोई आपको एटम दे या फिर कोई चीज दे दे, उसका आपको AMU की वैल्यू निकालनी है या फिर उसके एक एटम का मास निकालना है, वही जो आपका मोल कंसेप्ट में चलता था वही सिंपल हमारा यहाँ पर टॉपिक चलेगा। तो यहाँ पर जो मतलब ये जो 1 AMU आता है 19 नहीं है, माइनस का 27 हमारा आता है। वो हल्की सी मिस्टेक होगी थी, 23 को जब ऊपर करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का 27 किलोग्राम। बाकी हमारा बिल्कुल सब कंप्लीट आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मास एनर्जी रिलेशन। देखो मास एनर्जी रिलेशन वही हमारा आइंस्टीन वाला आता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mc², मतलब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू हमारा mc² होता है। मीन्स हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मास को एनर्जी में करेंगे, मास में क्या है, अगर हम 1 kg वुड को मतलब कि जला दे, बर्न कर दे, तो वो मास था वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी मतलब कि लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एग्जांपल आता है जो एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा एग्जांपल आता है। बाकी जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू mc²। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है हमारा मास डिफेक्ट। ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मास डिफेक्ट का मतलब है जो कि जैसे हमारा जो एटम होता था, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे होते थे। तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों को अगर हम इंडिविजुअली प्लस करें, उनका जो मास निकाले वो उसकी वैल्यू हमारी कुछ आती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारी
x वैल्यू आ गई। और अगर हमारा जो ये पूरा न्यूक्लियस है, अगर हम इसका मास मेजर करें, मीन्स न्यूक्लियस का मतलब कैपिटल N मान लेते हैं, इसका मास मेजर करें तो उसकी जो वैल्यू आती थी, फॉर एग्जांपल y वैल्यू आई है, y kg है, y AMU, तो जो हमारा ये x है ये हमारा ग्रेटर आता है किससे, y से। मीन्स जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों का कंबाइंड जो मास है वो पूरे न्यूक्लियस से क्या है हमारा ज़्यादा आता है। और जो डिफरेंस आता है इसी को हम बोलते हैं अपना मास डिफेक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। और डेल्टा एम हमारा किसके इक्वल होता है, डेल्टा एम होता है हमारा जो न्यूक्लियॉन्स का मास है उसमें से हम जब माइनस करेंगे जो हमारा न्यूक्लियस का मास आएगा, जो हमारी वैल्यू बच के आएगी उसको हम बोलते हैं अपना सिंपल डेल्टा एम। ये सिंपल सा जाता है हमारा मास डिफेक्ट, ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। देखो न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, जो हमारा एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारा प्रोटॉन है और हमारा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन भी बहुत सारे हैं और न्यूट्रॉन भी हमारे बहुत सारे हैं। अब ये दोनों आपस में मिलके कैसे रहेंगे, अब देखो मान लो प्रोटॉन है और प्रोटॉन है, ये तो लाइक चार्जेस है, एक दूसरे को रेपेल करेंगे, लेकिन रेपेल ना करके वो साथ में रह रहे हैं, तो उनके बीच में हमारी तो फोर्स लगती होगी, उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपना न्यूक्लियर फोर्स। और वो किसकी वजह से लगती है, यहां पर हमारे जो पाई मेसियंस होते हैं, मतलब कि हमारा एक तरीके से ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इनके एक्सचेंज की वजह से हमारे यहां पर क्या होता है, जो भी हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं ये आपस में मतलब कंबाइंडली रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं अपना न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सा कुछ इस तरीके से हमारी फोर्स लगती है। ये देखो कुछ इस तरीके से, मान लो हमारे पास दो डॉग हैं, दो डॉगीज हैं, उनके बीच में उसको हमने क्या है एक बोन मतलब कि सिंपल एक हड्डी उनको दे दी। अब कभी तो ये इसको मतलब कि अपने पास ले जाएगा छीन के, कभी ये इसको इससे छीन लेगा, कभी वो उससे छीन लेगा। मीन्स ये दोनों डॉगीज हैं ये आपस में साथ में भी रहेंगे लेकिन एक दूसरे से मतलब कि कंबाइन भी नहीं होंगे। ऐसी जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपस में देखो एक दूसरे से रेपेल करेंगे, लेकिन इस पाई मेसियंस की एक्सचेंज की वजह से वो साथ साथ में भी रहेंगे। कुछ इसी तरीके से मतलब वो दूर लेके दूर भी नहीं जाएगा भी तो इसके पीछे पीछे आ जाएगा, मतलब साथ में है और साथ में भी रहेंगे और अलग अलग भी नहीं होंगे। अलग अलग क्यों नहीं होंगे, अगर ये ले जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसके अंदर का मतलब कि काम होता है। मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इन सबको क्या है कंबाइन एक जगह पर रखती है। ये आ जाता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अब नेक्स्ट आती है इसकी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आ जाते हैं प्रॉपर्टीज, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ पर आता है दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। वो हमने अपना स्टार्टिंग में जैसे क्लास 11th में स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वहां पर भी हमने देखा था। सेकंड पॉइंट आता है दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और नेचर में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी होती है, जो चार मेन फंडामेंटल फोर्स होती है उसमें से एक होती है। नेक्स्ट आता है दे आर शॉर्ट रेंज। और जो इनकी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, मीन्स न्यूक्लियस कितना सा होता है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आता है दे आर स्पिन डिपेंडेंट। मीन्स जो स्पिन होता है, मीन्स जो प्रोटॉन है वो पैरेलली स्पिन कर रहे हैं, जो न्यूट्रॉन है वो एंटी पैरेलल, जैसे भी वो पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन कर रहे हैं उस चीज़ पर डिपेंड होता है। अगर जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो अगर हमारे पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फोर्स होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर वो एंटी पैरेलल हो रहे हैं तो वो थोड़ी वीक होती है। बाकी हमारा मतलब कि मेनली इनके बीच में लगती है हमारी न्यूक्लियर फोर्स। ये आ जाता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स वाला टॉपिक। बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता था वो आता है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी भी अब हमारा सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप एक बार चेक करना चाहो तो वहाँ पर से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आता है हमारा मेन टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन और हमारा न्यूक्लियर फिजन। ये हमारा एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, मतलब इसकी डेफिनेशन और जो उसकी इक्वेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। देखो न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई है जिसका मास काफी मतलब कि 230 से मान सकते हैं 230 से ज्यादा हमारा इसका एटॉमिक मास है, तो अगर इस पे मतलब ये स्प्लिट हो जाए हमारा क्या है छोटी छोटी न्यूक्लियाई में, मतलब कि जितना मास इसका है इतना ही मास हमारा इनका कंबाइन करके आ जाए, तो इस प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और इसमें हमारी क्या निकलती है, इसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना न्यूक्लियर फिजन। इसमें क्या होता है, एक हमारी बड़ी न्यूक्लियाई होती है, एक हैवी न्यूक्लियाई होती है, वो स्प्लिट कर जाती है, किसमें छोटी छोटी कंबाइन न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाती है। हमारा अप्रोक्स इतने ही मास हमारा रहता है, और जो थोड़ा बहुत मास का जो मतलब कि चेंज आता है वो हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पर देखो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी हमारा मतलब एटम है या फिर कोई भी एलिमेंट है जिसका 230 से 230 से ज़्यादा मास है, वो रखा अपने आप ही ऐसे करने लग जाएगा। मीन्स इसमें हमारी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज का मतलब है कि हमारा जो ये एलिमेंट है या फिर जो भी एटम है उसका कुछ मिनिमम मतलब कि कोई डिफाइंड साइज है वो होना चाहिए। साथ साथ जो हमारा मतलब यहाँ पर ऐसे होता है, जो यूरेनियम है, यूरेनियम में मेनली इसका होता है, तो यूरेनियम के ऊपर जब जो न्यूट्रॉन है उसके जो बॉम्बार्ड होता है, जो ये न्यूट्रॉन है इनकी भी मतलब कि कुछ मिनिमम
स्पीड होनी चाहिए, मीन्स जो कि हम बोलते हैं जो 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आने चाहिए। मीन्स ऐसी नहीं अगर मतलब कि ये हमारा यूरेनियम रखा हुआ है, उस पर जो न्यूट्रॉन्स है वो अचानक से ऐसे ही चला जाए, कोई स्पीड फिक्स नहीं है, कुछ अलग वैसा नहीं है, तो वो मतलब कि वहाँ पर मतलब कि फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर का हमारा बीच में गैप होना चाहिए न्यूट्रॉन्स और हमारे यूरेनियम में, तब जाके हमारा मतलब क्या है ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बाकी इसकी जो मतलब कि डेफिनेशन और जो बोल सकते हैं जो उसकी इक्वेशन आती है वो हमारी कुछ इस तरीके से आती है। बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, साथ साथ आपसे पूछते हैं कि जो यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन है वो कैसे हमारा मतलब कि होता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आता है, जो फ्यूजन है वो हमारा मेनली दो टाइप का होता है, एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है हमारा अनकंट्रोलेबल। देखो होता तो ये चेन रिएक्शन है, लेकिन एक कंट्रोल वाली होती है, एक अनकंट्रोल वाली होती है। देखो कैसे होती है वो हम सारा कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पर यूरेनियम से क्या हमारा जो न्यूट्रॉन है वो टकरा रहे थे, और हमारी क्या है जो हमारे जो एटम है, जैसे हमारा Ba हो गया और हमारा Kr हो गया, और साथ साथ हमारा हो गया हमारे 3 न्यूट्रॉन्स वो हमारे बनते थे। अब यहाँ पर जो ये 3 न्यूट्रॉन्स है, जो न्यूट्रॉन बने हैं, ये वापस से हमारा क्या यूरेनियम में अगर ये कैपेबल हैं तो ये यूरेनियम से दोबारा टकराएंगे, और दोबारा टकरा के मतलब कि कंटिन्यूसली हमारी क्या रिएक्शन चलती रहेगी, चेन हमारी रिएक्शन बन जाएगी। अगर हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर न्यूट्रॉन तो हर बार बन रहे हैं और यूरेनियम हमारे पास है ही, तो ये बार बार टकराते रहेंगे और ये साइकिल हमारा चलते रहेगा, तो ये अनकंट्रोलेबल फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। जो कि हमारा यूज होता है हमारा एटम बम में, जो हमारे एटम बम होते हैं उसमें हमारी यही रिएक्शन हमारी यूज होती है। एक होती है हमारी जो सेम चेन रिएक्शन है वो होती है हमारी कंट्रोल लेवल वाली। कंट्रोल में क्या होता है, जो हमारे 3 न्यूट्रॉन हमारे निकले हैं, इनको हम किसी तरीके से क्या एब्जॉर्ब करा देते हैं, इनमें से 2 करा दिए या फिर एक हमने करा दिया, मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उनको हम क्या एब्जॉर्ब करा देते हैं। अब हमारे पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं बचेगा तो वो वापस से उसमें यूरेनियम में टकराएगा नहीं, तो हमारी जितनी एनर्जी निकली थी बस हमारे पास उतनी ही रहेगी। ये हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वहां पर हमारी ये रिएक्शन यूज होती है। इसको भी मतलब जो कंट्रोल वाली होती है ये भी हमारी मतलब काफ़ी हार्मफुल बोल सकते हैं, या फिर मतलब कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, तो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर प्लांट होता है, वहाँ पर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके से होता है, वहाँ पर हमारी यूज़ होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, मीन्स यहाँ पर हमारी एनर्जी निकल रही है, लेकिन वो कितनी एनर्जी निकल रही है। देखो यहाँ पर जो हमारा मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट है और जो हमारा रिएक्टेंट्स है उनके जो बीच का मास डिफेक्ट होता है, मीन्स जो मास का एरर आया है वो हमारा होता है 0.22 AMU, वो हमारा इसके इक्वल आता है। मीन्स हम रिएक्टेंट लेके चल रहे थे, उनको रिएक्ट करके हमने प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बना, उसका मास कुछ कम था, वो कितना कम था 0.22 AMU हमारा कम था। अगर इस AMU को मतलब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे 1 AMU की वैल्यू होती है हमारी 931 EV, और अपना 931 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारी एनर्जी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी होती है। नेक्स्ट चीज़ आती है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फ्यूजन में क्या होता है, बस इसी का हमारा उल्टा है, जो उसमें हमारी स्मॉल न्यूक्लियाई होती थी वो मिलके क्या है एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाती है, इसको हम बोलते हैं अपना न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इसकी एक कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखो न्यूक्लियाई है मतलब कि सेम पार्टिकल्स हैं, अब सेम पार्टिकल्स हैं वो तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, मतलब कि जो लाइक पार्टिकल्स होते हैं मीन्स लाइक चार्जेस होते हैं वो तो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, तो ये कराने के लिए हमें क्या पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स पहले हमारा क्या होगा, पहले हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन से हम जो हमारी एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यूज़ करके ही हम अपना न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है वो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोसेस आता है। 2 चीज़ें, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि जो छोटी छोटी एक बड़ी न्यूक्लियाई थी वो स्प्लिट कर जाती है छोटी छोटी में, और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है, मतलब यहाँ पर आता है बस इतना डिफरेंस है, U और I का डिफरेंस है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में छोटी छोटी न्यूक्लियाई होती हैं, वो मिलके हमारी क्या एक बड़ी न्यूक्लियाई बना देती है। बाकी निकलती इसमें भी क्या है हमारी एनर्जी ही है, जो कि हम अपना कई मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किसी भी चीज़ के बम में ऐसा हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी निकलती है। बाकी जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन वाली हमारी होती है वो आ जाती है, मतलब कि जो रिएक्शन होती है उसकी कुछ इस तरीके से हमारी ये रिएक्शंस आ जाती हैं। बाकी एग्जामिनेशन में ज़्यादातर तो पूछते हैं, बस इनकी जो डेफिनेशन है वही हमारा पूछते हैं। अब देखो जो मेन टॉपिक आता है वो आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किस चीज़ पर वर्क करता है, वो हमारा जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उस चीज़ पर हमारा वर्क करता है। वो हम चेकआउट कर देंगे किस किस तरीके से काम करता है। देखो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले इसकी जो मेन पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब जो हम अपना यूरेनियम डालेंगे जिससे रिएक्शन होगी वो हमारा फ्यूल हो गया। एक इसमें होता है मॉडरेटर मतलब कि हमारा जो लिक्विड हो गया जो कि गर्म होकर स्टीम बनाएगा वो, साथ साथ कंट्रोल रोड्स होते हैं,
कंट्रोल रोड्स का काम क्या होता है कि जो रिएक्शन हो रही है उसको मतलब कि कंट्रोल वे में हो, जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, इसलिए हम लगा के रखते हैं यहाँ पर कंट्रोल रोड्स, जो कि क्या है जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करने का काम करती है। यहाँ पर आता है कूलेंट। कूलेंट का मतलब होता है जो स्टीम बनी है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए, मीन्स वापस से यूज कर सके, वहां पर हमारा कूलेंट यूज होता है। लास्ट में आती है शील्डिंग सेफ्टी डिवाइसेस। शील्डिंग सेफ्टी डिवाइसेस का मतलब है जो पूरा रिएक्टर होता है, मशीन होते हैं, इसको मतलब कि शील्ड करके रखते हैं ताकि इसमें से जो अगर कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ ना भी हो तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को मतलब कि एमिट करता है, तो उसको मतलब कि सेफ और साइड करने के लिए इसमें क्या शील्ड लगा के रखते हैं। अब देखो यहाँ पर होता कैसे है, जैसे ये हमारा मतलब कि फ्यूल वाला टैंक आ जाता है, इसमें यूरेनियम के साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने पर यहाँ पर आपको पता है जब यूरेनियम न्यूट्रॉन से मतलब रिएक्ट करके हमारे क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाता है, तो वो जो एनर्जी है वो हमारा जो वाटर है इसको क्या वार्म बहुत ज़्यादा स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब गर्म ये हो जाता है। तो ये पाइप्स के थ्रू हम क्या एक मतलब कि दूसरे चैम्बर में लेके जाते हैं, वहाँ पर हमारा स्टीम बन जाती है, वही एक तरह से हम फैन घुमाने का काम करते हैं। अब फैन हमारा घूम गया या फिर हमारी जो एनर्जी है वो किसी अलग तरीके से हमें यूज़ करनी है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। जो फैन है वो हम अपना वही जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मतलब कि एक तरह से हमारा क्या है जो डायनेमो है वो चल जाता है और वहां से हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब यहां से जो स्टीम आई थी जिसने हमारा फैन तो घुमा दिया, अब वो स्टीम नीचे वापस आती है और वहां पर हमारे पंप के थ्रू मतलब उसको एक कूलेंट के थ्रू से निकाल के उसको वापस से स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और वो वापस से मतलब कि जो हमारा फ्यूल टैंक था उसमें हमारा भेज दिया जाता है। ये हमारा कंटिन्यूस ऐसे प्रोसेस चलता रहता है और यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती रहती है, मतलब जनरेटर के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनी और जहाँ पर भी हमको आगे भेजनी है वो सिंपल हम इसको भेज सकते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। बाकी इसका जो डायग्राम है वो भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो एक हमारा छोटा सा टॉपिक इसमें रह जाता है जो आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, सिंपल हमारी ये वो एनर्जी होती है अगर किसी न्यूक्लियस को हमें डिसइंटीग्रेट करना है मतलब तोड़ना है तो वो जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे, जो हमारा मास डिफेक्ट होता है उसको हम जो सी स्क्वायर है मीन्स मास को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एनर्जी हमारी निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं अपना बाइंडिंग एनर्जी। हमारा सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक आता है। ये सब आ जाता है हमारा चैप्टर 13 न्यूक्लियाई से रिलेटेड और सभी जो टॉपिक्स हैं उनको हम बिल्कुल हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपके अच्छे से सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से हमारे इसके क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल से इसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन करने हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो नोट्स हैं इनका भी इनकी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो वीडियोस हैं और जो चैप्टर्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड जो टर्म 2 में सिलेबस आने वाला है, जो कटआउट सिलेबस है उसको हटा के उन सब की वीडियोस का लिंक भी, रिवीजन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन है इनको जरूर ट्राई करना।